प्रिय बच्चों, मंजरी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 70 खोल लीजिए। सबसे ऊपर लिखा है विचार और कल्पना। हम लोग कर्मवीर कविता का अर्थ समझ चुके हैं। उसके ऊपर आधारित प्रश्न है, जीवन में किसी कार्य की सफलता के लिए क्या क्या आवश्यक है, इस बिंदु पर अपने विचार लिखिए। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा, अनुभव होगा कि किसी भी कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है कि विघ्न बाधाओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए। हमेशा उत्साह और उमंग रहना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। आलस से प्रमाद नहीं होना चाहिए, किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, तो निश्चित रूप से उस कार्य में सफलता मिलती ही है। दूसरा प्रश्न है कि कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में सदैव सफल होते हैं। इस विषय पर अपने विचार मौखिक रूप में यानी मुख से प्रस्तुत कीजिए। कर्मठ व्यक्ति यानी कर्मवीर, जो किसी भी हालत में अपने निर्धारित कार्य को, चाहे उस कार्य के रास्ते में कितना भी कठिनाई आए, परेशानी आए, उसको करने के लिए तत्पर हैं। हर विघ्न और बाधा को, हर कठिनाई को पार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। वो निश्चित रूप से जीवन में सदैव सफल होते हैं। अब कविता से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1, कविता में कवि ने किसकी प्रशंसा की? तो कविता में कवि ने कर्मवीर की प्रशंसा की। कर्मवीर दुख मिलने पर भी क्यों नहीं पछताते? क्योंकि वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते, वो मेहनत करते, इसलिए दुख मिलने पर भी पश्चाताप नहीं करते। सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का क्या तात्पर्य? प्रश्न नंबर 3, सब जगह सब काल में फूलने फलने से कवि का तात्पर्य यह है कि हर स्थान पर और हर समय वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं और फूलते फलते रहते हैं, यानी प्रसन्न रहते हैं, विकसित होते रहते हैं, धन धान्य से, संपन्नता से परिपूर्ण होते रहते हैं। कर्मवीर दूसरों के लिए किस प्रकार नमूना बन जाते हैं? कर्मवीर दूसरों के लिए अपने कर्मों से, अकर्मों से प्राप्त सफलता के कारण दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। इन दोनों पंक्तियों का रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, इन सब की व्याख्या वीडियो में मैं पहले ही कर चुका हूँ और आशय स्पष्ट कर चुका हूँ। अब भाषा की बात देखिए। प्रश्न नंबर 1, दिए गए शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? लिखिए। चित्र पुल्लिंग है, लताएं स्त्रीलिंग है, जंगल पुल्लिंग है, बाधा स्त्रीलिंग है, नदी स्त्रीलिंग है, बात स्त्रीलिंग है। कुछ शब्द उपसर्ग और प्रत्यय दोनों के योग से बनते हैं। कक्षा 8 के बाद 9-10 में जाओगे तो उपसर्ग और प्रत्यय भी समझना और परीक्षा में लिखना होता है। किसी शब्द के पहले लगाए गए छोटे से शब्द को उपसर्ग कहते हैं। वो शब्द प्रायः निरर्थक होता है। जैसे पर है, अधीन है, ता, तो पराधीनता हो गया। अब इसमें पर उपसर्ग है और ता प्रत्यय। आप भी इस प्रकार शब्द बनाइए। समधन कल्प धन ना, संकल्पना, दुर्धन बल धनता, ब पर आसमानी र हो जाएगा,
दुर्बलता, अधन विश्वसनीय धनता, अविश्वसनीयता, अधन संबद्ध धनता, असंबद्धता। पृष्ठ संख्या 71 पर देखिए, ये नोबेल पुरस्कार क्या है जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है और सम्मान है, इसको भी समझना परम आवश्यक है, क्योंकि इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, नौकरियों की परीक्षा में भी खास तौर से पूछे जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई। यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के लिए बड़ी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, लेकिन पुरस्कारों का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को किया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था सन 1913 में। इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया। दूसरा चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनकी खोज रमन प्रभाव के लिए भौतिक विज्ञान में सन 1930 ईस्वी में भौतिक विज्ञान जिसे फिजिक्स कहते हैं का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अरविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा, इन्हें सन 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन, इन्हें 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। BS नायपाल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी, इन्हें सन 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब पृष्ठ संख्या मंजरी का 71 निकाल लीजिए। और एक स्त्री का पत्र, यह एक बड़ी ही मार्मिक और दर्द भरी कहानी है। इस कहानी के कहानीकार राष्ट्रगीत जनगण मन अधिनायक जय हे लिखने वाले बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनका संक्षिप्त जीवन परिचय 75वें पृष्ठ पर लिखा हुआ है। 75 पृष्ठ खोलें और ऊपर देखें हरे रंग में कि रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कथाकारों में से एक हैं। कविता, चित्रकला और संगीत की दुनिया में भी अपना विशेष स्थान है। आपका लिखने का अति सरल ढंग अपनाते उन्होंने समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसानों और जमींदारों के विषय में लिखा। जातिवाद, भ्रष्टाचार और निर्धनता जैसी सामाजिक बुराइयां उनकी रचनाओं का अभिन्न अंग बनी रहीं। रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म सन 1861 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के एक धनी जमींदार परिवार में हुआ था। अपने लंबे लेखन काल में उन्होंने 90 से अधिक लघु कथाओं की रचना की। स्त्री का पत्र उन्हीं कथाओं में से एक है। सन 1941 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन परिचय बार बार पढ़ते रहिए। अब पृष्ठ नंबर 72 पीछे आ जाइए। पाठ 15 पृष्ठ 72 मंजरी का खोल लीजिए। इस कहानी में एक बिंदु नाम की स्त्री के माध्यम से नारी जीवन के सामाजिक बंधन, उसके शोषण और दर्द को मार्मिक ढंग से व्यक्त किया गया है, प्रस्तुत किया गया। कहानी को ध्यान से सुनिए ताकि प्रश्नों का उत्तर ठीक से लिख सकें। आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को।
पूज्यवर, एक पत्र है। पूज्यवर, आज 15 साल हुए हमारे ब्याह को, हम तब से साथ ही रहे, अब तक चिट्ठी लिखने का मौका नहीं मिला। तुम्हारे घर की मछली बहू जगन्नाथपुरी आई थी, तीर्थ करने आई तो जाना कि दुनिया और भगवान के साथ मेरा एक और नाता भी है, इसलिए आज चिट्ठी लिखने का साहस कर रही हूँ। इसे मछली बहू की चिट्ठी न समझना। वह दिन याद आता है जब तुम लोग मुझे देखने आए थे। मुझे 12वां साल लगा था। सुदूर गांव में हमारा घर था। पहुंचने में कितनी मुश्किल हुई तुम सबको। मेरे घर के लोग आव भगत करते करते हैरान हो गए। विदाई के करुण धुन गूंज उठी। मैं मछली बहू बनकर तुम्हारे घर आई। सभी औरतों ने नई दुल्हन को जांच परख कर देखा। सबको मानना पड़ा, बहुत सुंदर है। मैं सुंदर हूँ यह तो तुम लोग जल्दी भूल गए, पर मुझ में बुद्धि है, यह बात तुम लोग चाह कर भी न भूल सके। माँ कहती थी औरत के लिए तेज दिमाग भी एक बला है, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम लोगों ने उठते बैठते कहा यह बहुत तेज है। लोग बुरा कहते हैं सो कहते रहें, मैंने सब माफ़ कर दिया। मैं छिप छिप कर कविता लिखती थी। कविताएं थीं तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी अपनी आवाज़ थी। वे कविताएं तुम्हारे रीति रिवाजों के बंधनों से आज़ाद थीं। मेरी नन्ही बेटी को छीनने के लिए मौत मेरे बहुत पास आई। उसे ले गई पर मुझे छोड़ गई। माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। इस हादसे को भी पार किया, फिर से जुट गई। 73 पेज देखो। रोज़मर्रा के काम काज में गाय भैंस सानी पानी में लग गई। तुम्हारे घर का माहौल रूखा और घुटन भरा था। यह गाय भैंस ही मुझे अपने से लगते थे। इसी तरह शायद जीवन बीत जाता। शेष कहानी कल कही जाएगी और प्रश्नों का उत्तर भी कल बताया जाएगा।